तो हमने देखा किस तरह से क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिकाज की खोज की। उसने पहले बहामास ढूंढे, फिर अमेरिका, और उसका कॉलोनाइजेशन स्टार्ट हुआ और यूरोपियन पावर्स वहां पहुंच गई। हमारी वीडियो के लिए हमारा मेन फोकस बाकी यूरोपियन पावर्स ने अमेरिका में क्या किया उस पर नहीं है। हमारा मेन फोकस है इंग्लैंड ने क्या किया, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो इंग्लैंड है, जो ब्रिटेन है, जिसने भारत को भी कॉलोनाइज किया, वो अमेरिका के काफी बड़े हिस्से को कॉलोनाइज, सबसे ज्यादा हिस्से को वही कॉलोनाइज कर पाए। अगर हम नॉर्दर्न अमेरिका की बात करते हैं, जैसे कनाडा को भी कॉलोनाइज किया, अमेरिका अमेरिका को भी किया, यूनाइटेड स्टेट्स को। तो मैं बात वहीं से शुरू करता हूं। आप देखेंगे 1619 में, 1619 में पहली इंग्लिश कॉलोनी जिसका नाम वर्जीनिया है, आज भी आप देखेंगे इंग्लैंड अमेरिका में वर्जीनिया नाम की स्टेट है, इस स्टेट को कॉलोनाइज किया इंग्लैंड ने। उनकी पहली कॉलोनी 1619 में बनी, और इसी के साथ ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड जो मैंने बताया था, जो 3 कॉन्टिनेंट्स को कंट्रोल करके इंग्लैंड चला रहा है, ताकि अमेरिका के अंदर अमेरिका की जमीन को वो यूज कर सके, प्लांटेशन वहां वो खेती करते हैं, जहां से पैसा उनको इंग्लैंड अमीर हो रहा है उसी के दम पर। तो इंग्लैंड के लोगों ने ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड किया, जैसा मैंने आपको बताया था, 3 कॉन्टिनेंट्स के बीच में। यहां पर यूरोप है, उसके बाद यहां अफ्रीका है, और यहां पर अमेरिका है, और इनके बीच में अटलांटिक ओशन है, आप ये जानते हैं। इनके बीच में एक ट्रायंगुलर ट्रेड चल रहा है, जिसके अंदर अफ्रीका से मैंने बताया था कि स्लेव्स को पकड़ के, वहां के गांव देहातों से लोगों को पकड़ के जबरदस्त जहाजों में बिठाकर कहां अमेरिका भेजा जाता है खेतों में काम करने के लिए। और खेत किनके हैं? यूरोप के, यानी जमीन यूरोप की, क्योंकि कॉलोनाइज कर चुका है। कॉलोनाइज का आपको मतलब पता है, इकोनॉमिकली जो जमीन है कॉलोनी की वो आपकी हो जाती है, उस पर जो उगता है, उस पर जो टैक्स है वो भी आपका है। तो स्लेव अफ्रीका से जा रहे अमेरिका, वहां जो उग रहा है उससे जो सरप्लस प्रोड्यूस हो रहा है, उसका जो प्रॉफिट है वो कहां जा रहा है? यूरोप की जेब में, यानी इंग्लैंड की जेब में। यहां पर मैं इंग्लैंड का मतलब, यूरोप मतलब इंग्लैंड के लिए है। आप देखेंगे 1619 से लेकर 1775 तक बहुत इंपॉर्टेंट साल है 1775 हमारे लिए, इसलिए मैंने ये टाइमलाइन पूरी बता दी। इससे आप तुरंत समझ जाएंगे कि क्या क्या घटनाक्रम होते हैं। 1619 में पहली कॉलोनी बन गई इंग्लैंड की। आप देखेंगे 1775 में अप्रैल का महीना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि देखेंगे 1619 से 1775 यानी 156, लगभग आप मान लीजिए 150 साल तक अमेरिका की जो कॉलोनीज है, 13 कॉलोनीज, धीरे देखिए स्टार्टिंग में वर्जीनिया कॉलोनी थी, धीरे धीरे इंग्लैंड ने, यूके ने और भी ज्यादा एरिया को कब्जा करते गए अमेरिका के, और 13 कॉलोनियों पर फाइनली कब्जा हुआ, यानी 13 कॉलोनीज कंट्रोल में थी, जो कोस्टल एरिया है उसका। आप देखेंगे 1619 से 1775 तक, तो 150 साल तक इन 13 कॉलोनियों पर इंग्लैंड कब्जा करके रखती है। वो इंग्लैंड की ही एक लैंड है, जो कि अटलांटिक के उस ओर है, जिसको वो यूज कर रही है मदर कंट्री यानी होम कंट्री इंग्लैंड अमीर होने के लिए। आप देखेंगे 1775 अप्रैल में लेकिन इंपॉर्टेंट घटना घटती है, और अमेरिकन वॉर ऑफ रेवोल्यूशन, अमेरिकन क्रांति की शुरुआत होती है 1775 अप्रैल के महीने में। यानी वो जो 13 कॉलोनीज में, बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूं क्यों अमेरिकन क्रांति हुई क्या नहीं है, वो कभी और वीडियो में मैं बात करूंगा। आज मैं आपको इतना बता देता हूं, लेकिन 1775 अप्रैल के महीने में जो 13 कॉलोनियां अमेरिका की, वो अपने मालिक यानी अपने कॉलोनाइजर इंग्लैंड से खुश नहीं है। इंग्लैंड ने बहुत सारे टैक्स लगा दिए, जैसे स्टैम्प्स एक्ट लगा दिया था, बहुत मशहूर एक्ट है, उसके बारे में आप पढ़िए, किसी दिन वीडियो में बताऊंगा मैं, अलग वीडियो में। तो इंग्लैंड के बहुत ज्यादा खराब टैक्स की पॉलिसी थी, जिससे 13 जो अमेरिकन कॉलोनीज के जो जमींदार लोग थे, जो वहां की पावरफुल फैमिलीज थी, उनको घाटा होने लगा, और उनमें एक भावना भी, अलगाव की भावना पैदा होने लगी। आप देखेंगे यही एज है जिसको एज ऑफ रेवोल्यूशन भी कहते हैं, यूरोप के अंदर भी कहते हैं। इस समय क्रांति की भावना पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में आप फैलती लगेंगी। इसके पीछे एनलाइटनमेंट का बहुत बड़ा रोल है। जो एनलाइटनमेंट थिंकर जैसे लॉक है, रूसो है, मॉन्टेस्क्यू है, इन लोगों ने इंसान के हकों की बात की। यही वो थिंकर्स हैं जो अभी आप देखेंगे 1775 में अमेरिकन रेवोल्यूशन हो रहा है, इसी के कुछ साल बाद आप देखेंगे 1789 के अंदर फ्रेंच रेवोल्यूशन होने वाला है। और आप जानते हैं, जिन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन अगर आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है ढंग से, तो आप देखेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन का एक जो मेजर पॉलिटिकल कारण है वो अमेरिकन रेवोल्यूशन में खोजा जाता है, जो कि बात बिल्कुल ठीक है। तो अमेरिका के अंदर क्रांति आ जाती है, यानी अमेरिका के लोग जंग के माध्यम से वॉर लड़ते हैं अपने ही मालिक यानी इंग्लैंड के लोगों के खिलाफ। अमेरिका के लोग 13 कॉलोनीज मिलकर जंग लड़ती हैं, और ये जंग 1775 में अप्रैल के महीने में शुरू होती है। इसी को कहते हैं अमेरिका वो अमेरिकन रेवोल्यूशन या अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। वो अप्रैल में स्टार्ट होती है 1775 में। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट घटनाक्रम है, देखिए जंग चल रही है 1775 से जंग 1783 तक चलती है। ये 2 साल है, यानी बिगिनिंग 1775 में और एंड होती है जंग 1783 में। और उसके बीच में एक इंपॉर्टेंट साल है जिसको कहते हैं 1776, और उसमें भी इंपॉर्टेंट तारीख क्या है? जुलाई, 4 जुलाई की तारीख इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे अमेरिका के दिन, अमेरिका के अंदर आज 4 जुलाई उनका इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। जैसे भारत में 15 अगस्त है, वैसे वैसे अमेरिका 4 जुलाई को अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता है। ऐसा क्यों है? देखिए जंग शुरू हुई 1775 में,
1776 में एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है जिसका नाम है डेक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, वो अमेरिका की जो 13 कॉलोनीज है उन 13 कॉलोनीज ने ये डिक्लेयर कर दिया, यानी इसको मान्यता प्रदान कर दी 13 कॉलोनीज ने। इसको लिखने वाले और इसके जो मेन कंपोजर हैं, जो मेन इंसान है जिन्होंने लिखा, उनका नाम आप जानते होंगे, उनका नाम है थॉमस जेफरसन, जो कि बाद में जाकर अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति भी बने, और वो उस समय मैंने फाउंडिंग फादर्स में से एक है अमेरिका के। तो थॉमस जेफरसन मेन आर्किटेक्ट है डेक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस के। अब ये क्या है डेक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस? देखिए, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस का मतलब है 13 कॉलोनियों ने एक डॉक्यूमेंट बनाया जिसमें उन्होंने वो शर्तें लिखी जो वो चाहते हैं कि हमारा देश ऐसा बने। यानी डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस का मतलब ये नहीं कि उन्होंने अंग्रेजों को दे दे कि लीजिए सर हम तो आजाद हो गए, नो। ये उनकी एक बगावत का फॉर्म, एक तरह से लीगली उन्होंने एक्सप्रेस किया कि सी दिस इज व्हाट वी वांट आवर नेशन टू बी, ये हमारी शर्तें, ये हमारा मकसद है पाने का। जिसमें उन्होंने ये भी एक मतलब एंटेल के उसमें लिखा है क्लियरली कि अमेरिका जो देश बनना चाहता है उसकी क्या मूल होंगे, क्या उसके फाउंडेशंस होंगे, क्या उसके प्रिंसिपल्स, क्या वैल्यूज होंगे। आप देखेंगे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, एक सेम पैरेलल भारत में भी नजर आता है। आप देखेंगे इंडियन इंडिपेंडेंस, अगर अब मैं बात करूं, आप देखेंगे भारत को 1947 15 अगस्त को आजादी मिली। लेकिन आप देखेंगे इस घटना से, ये तो मतलब ऑफिशियल इंडिपेंडेंस मिली, पर आप देखते हैं 1929 के अंदर एक इंपॉर्टेंट घटना घटी जिसको लाहौर रेजोल्यूशन कहते हैं, जो कांग्रेस कमेटी ने पास किया लाहौर रेजोल्यूशन 1929 में। जब लाहौर में कांग्रेस बैठी थी तो जो जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष थे, यानी उस समय लीडर थे, मतलब कांग्रेस के तो मतलब सीनियर लीडर तो थे ही, और उस समय जो वो कॉन्फ्रेंस थी उसके प्रेसिडेंट बन गए थे, उस साल प्रेसिडेंट थे। तो लाहौर रेजोल्यूशन के अंदर नेहरू जी ने भी कुछ कुछ इस तरह का डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस जैसी चीज लागू कर दी थी, जिसको कहते हैं पूर्ण स्वराज की मांग की। और उसमें उन्होंने लाहौर रेजोल्यूशन में क्लियरली लिखा कि भारत किस तरह का देश बनेगा जब आजाद होगा। हमको पता है 29 में हम आजाद नहीं हुए, हम 47 में हुए, बट 29 में वो जो नेहरू जी ने लाहौर रेजोल्यूशन दिया, उस लाहौर रेजोल्यूशन में लिखा हुआ था कि भारत कैसा देश बनेगा जब भी आजाद होगा। आप देखेंगे जो आज भारत का संविधान है उसमें जो प्रियम्बल में जो हमारे वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलेमनली स्वेयर कि हम भारत को डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इक्वल देश बनाएंगे, ये सारी वैल्यूज लाहौर रेजोल्यूशन में थी। और अब इंटरेस्टिंग मैं आपको बात बताता हूँ, 26 जनवरी को जो हम आज अपना गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे मनाते हैं, उस डेट का भी रिश्ता 1929 के लाहौर रेजोल्यूशन से है। तो हम देखते हैं अमेरिका ने 1775 में जंग छेड़ दी है, 1776 में जंग चल रही है, उसी दौरान डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, वहां के जो लीडर्स हैं उस वॉर के, यानी थॉमस जेफरसन उनमें से एक है, जॉर्ज वॉशिंगटन हो गए जो आगे जाकर राष्ट्रपति बनेंगे पहले, इन लोगों ने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस दे दिया, इशू कर दिया कि देखिए ये हमारी शर्तें, ये करना चाहते हैं। इसका मतलब एक ऑफिशियल डिक्लेरेशन है कि हाँ अमेरिका आजाद होना चाहता है, एक अलग देश बनाना चाहता है, और वो देश डेमोक्रेटिक होगा, चुना हुआ उसका अधिकार होगा, हम मोनार्की को नहीं मानेंगे, हम एक सॉवरेन रिपब्लिक बनाएंगे, पूर्ण स्वराज हमें चाहिए। तो उनका पूर्ण स्वराज की जो डिमांड है वो इसमें थी। आप देखेंगे उसके बाद 1783 के अंदर जंग जाके खत्म होती है इंग्लैंड और अमेरिका के बीच, और उस वो जंग जब खत्म होती है तो ट्रीटी ऑफ पेरिस यानी पेरिस की संधि साइन होती है। पेरिस में वर्साई एक बहुत फेमस जगह है, आप देखेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी उसकी महत्वता है, उसके बाद वर्ल्ड वॉर में भी उसकी महत्वता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट शहर है वर्साई जो फ्रांस का है। तो ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन होती है इंग्लैंड और अमेरिका के बीच, और इसके तहत ट्रीटी ऑफ पेरिस जो 1783 में होती है, इसके तहत अमेरिका एक नया इंडिपेंडेंट देश बनता है। इंग्लैंड जो है, यूके जो है, जिसकी जमीनें थी 13 कॉलोनीज, उन 13 कॉलोनीज को इंडिपेंडेंस प्रदान करती है और रिकॉग्निशन देती है कि हाँ आज से अमेरिका एक इंडिपेंडेंट देश है। तो अब देखते हैं 1783 में प्रॉपरली अमेरिका एक इंडिपेंडेंट देश बनता है। तो उनको इंडिपेंडेंस डे 1783 में मनाना चाहिए था, पर आप देखेंगे वो चार जुलाई को ही मनाते हैं। उसके बाद आप देखेंगे 1783 में आजाद हो गया। अब आपको पता है आजादी के बाद क्योंकि वो डेमोक्रेटिक देश बनना चाहते हैं, तो अब हर डेमोक्रेटिक देश में जो उसूल होते हैं वो संविधान में ही होते हैं। तो अमेरिका के लोगों ने भी, जो फाउंडिंग फादर्स थे, उन्होंने तय किया कि हम अपना संविधान लिखेंगे। तो आप देखेंगे 1783 में आजादी मिल गई है, जंग खत्म हो गई। 1787 के अंदर मई 25 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन कन्वेंशन यानी उनकी कॉन्स्टिट्यूशन सभा, जो सभा बनाएगी, ड्राफ्ट करेगी कॉन्स्टिट्यूशन, वो पहली बार 25 मई को 1787 में, नहीं जंग के 5 साल बाद, फिलाडेल्फिया एक शहर है बहुत फेमस, पेंसिल्वेनिया एक स्टेट है अमेरिका की, उसमें फिलाडेल्फिया है आज भी, वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन कन्वेंशन बैठती है। ये कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट कर रहे हैं अमेरिका के। 1787 में बैठते हैं, लगभग 2 साल के अंदर 1789 में अमेरिका का संविधान कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट यानी लागू हो जाता है। जैसे भारत का संविधान आप देखते हैं 26 जनवरी 1950 1950 26 जनवरी को लागू हुआ, अमेरिका का संविधान 1789 में 4 मार्च को इंप्लीमेंट हो गया, यानी अब पूरी तरह से लागू हो गया।
इसके बाद इंपॉर्टेंट घटना है 1789 के अंदर आप देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ और आप जानते हैं संविधान लागू होने के बाद ही चुनाव हो सकते हैं, क्योंकि सिंपल सी बात है जो चुनाव की प्रक्रिया होती है, जो प्रोसीजर है चुनाव का, कैसे होगा, कौन वोट दे सकेगा, किसको वोटिंग राइट होगा, कौन इलेक्शन में खड़ा हो पाएगा, कैंडिडेट की एलिजिबिलिटी क्या होंगी, बिल्कुल वैसे ही आप देखेंगे क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट हुआ। अब इसके बाद चुनाव हुए अमेरिका में पहले, तो 1789 में ही 30 अप्रैल को आप देख रहे 4 मार्च को संविधान लागू हुआ है, उसके लगभग आप लगा लीजिए 1-1.5 महीने बाद 30 अप्रैल को पहली बार चुनाव होते हैं अमेरिका में। राष्ट्रपति, याद रखिएगा अमेरिका एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, प्राइम मिनिस्टेरियल नहीं है भारत की तरह। वहां पर हेड ऑफ गवर्नमेंट और हेड ऑफ स्टेट दोनों ही राष्ट्रपति होता है। तो अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन चुने जाते हैं और वो भी बहुत पॉपुलर लीडर थे। वो जॉर्ज वॉशिंगटन चुनाव जीतते हैं, राष्ट्रपति बनते हैं, पहले भी बनते हैं, दूसरे भी बनते हैं। वो कंसेक्यूटिवली 2 बार राष्ट्रपति बनते हैं, बहुत पॉपुलर लीडर थे अमेरिका में। इसके बहुत सारे कारण है, एक बुनियादी कारण ये है कि जॉर्ज वॉशिंगटन ने अमेरिका की जो क्रांति है, जो रेवोल्यूशन है, उसमें जंग लड़ी थी। वो आर्मी के कमांडर जनरल थे, तो लोगों के अंदर ठीक ठाक उनकी पहचान थी, बड़ा दबदबा भी था उनका और पॉपुलैरिटी गजब की थी उनकी। सेम चीज आप देखेंगे नेहरू जी में, पर मैं आपको ये बार बार बता रहा हूं, अमेरिका ने जो अपनी आजादी पाई है वो जंग के माध्यम से पाई है, वॉर लड़के पाई है। भारत ने वहीं पर अपनी आजादी शांति के माध्यम से, सत्याग्रह, नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, जो गांधीयन मेथड्स हैं उनको यूज करके पाई है। तो आजादी तो हमने भी पाई इंग्लैंड से, लेकिन हमने जंग के माध्यम से नहीं, शांति के माध्यम से पाई है, तो शायद उसकी वैल्यू ज्यादा है। और आप देखेंगे अमेरिका के एक सोशियोलॉजिस्ट हुए जिनका नाम है W.E.B. डुबोइस। उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग बात कही बाद में जाकर कि अमेरिका की क्रांति से ज्यादा भारत की क्रांति इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा जब इंडिया आजाद हुआ 1947 में, तब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, क्योंकि अंग्रेजों की इंपीरियलिज्म, जो साम्राज्यवाद है अंग्रेजों का साम्राज्यवाद, उसको भारत की जो आजादी है उसने ज्यादा चोट पहुंचाई, क्योंकि वो नॉन वायलेंट मेथड से, शांति के माध्यम से पाई जाने वाली आजादी है। पर खैर ये एक थोड़ा डाइग्रेशन था, पर मैं आपको समझाना जो चाह रहा हूं, जॉर्ज वॉशिंगटन चुनाव जीतते हैं क्योंकि वो क्रांति में शामिल थे, तो ठीक ठाक उनकी पॉपुलैरिटी थी। सेम चीज आप देखेंगे नेहरू जी, जब नेहरू जी चुनाव लड़ते हैं भारत में पहले, जैसे आप देखेंगे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में लागू हुआ 26 जनवरी को, और भारत में पहले चुनाव 1951 में हुए, फर्स्ट जनरल इलेक्शन, स्टेट इलेक्शन, सेंट्रल यानी यूनियन इलेक्शन भी, लोकसभा चुनाव भी तभी हुए। 1951 के चुनाव में नेहरू जी जीते। आप जानते हैं नेहरू जी भी सेकंड टाइम जीते, बल्कि थर्ड टाइम तब भी जीते। अमेरिका के अंदर भी यही माहौल है, क्योंकि नेहरू जी भी ऐसा नहीं था रैंडमली अचानक से 1951 में लीडर बनाए गए थे। उनको बच्चा बच्चा जानता था, बच्चे बच्चे के वो चाचा नेहरू थे। गांधी जी के साथ भी वो एसोसिएटेड, तो आप जानते हैं, तो उनका भी नेशनल मूवमेंट में इतना बड़ा क्योंकि करियर था, तो एवरीबडी न्यू हिम, सो देयर वाज, ही वाज ऑलरेडी अ पॉपुलर लीडर बाय द टाइम द फर्स्ट जनरल इलेक्शन हैपेंड इन इंडिया। तो जॉर्ज वॉशिंगटन पहले बनते हैं राष्ट्रपति। अब आप देखेंगे अमेरिका बन गया है आजाद देश, लेकिन क्वेश्चन उठता है कि जो अफ्रो अमेरिकन लाए गए थे भैया इंग्लैंड के द्वारा, जो वहां पर अब बस गए हैं इतने सालों से, वो भी वहीं रह रहे हैं अफ्रो अमेरिकन, जो अफ्रीका के लाए हुए लोग थे, उनकी भी जनजातियां, उनकी भी जो बच्चे हैं, उनकी जो जनरेशन है वो वहीं पल बढ़ रही है। उनके लिए क्या उपाय अमेरिका ने सोचा, क्या उनको भी बराबरी दी जा रही है? क्योंकि आप देखेंगे डेक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में, मैं कुछ लाइंस उसकी पढ़ता हूं तो आप समझ पाएंगे कि उसमें वो कहना क्या चाह रहे हैं। बहुत ही मशहूर लाइंस हैं डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस की। कहते हैं जेफरसन ने लिखा है कि वी होल्ड दीज ट्रूथ्स टू बी सेल्फ एविडेंट दैट ऑल मेन आर क्रिएटेड इक्वल, दैट दे आर एंडाउड बाय देयर क्रिएटर विद अनएलिएनेबल राइट्स, दैट अमंग दीज आर लाइफ, लिबर्टी एंड द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। इंटरेस्टिंग बात है, इसका मतलब क्या हुआ देखेंगे, सिंपल सी बात है। वो कहते हैं कि हम ये मानते हैं कि दुनिया के अंदर जितने लोग हैं वो सब बराबर पैदा हुए हैं, ईश्वर ने उनको बराबर दिया और उनको कुछ ऐसे बुनियादी मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट, जिसको आज हम कहते हैं या जिसको आप ह्यूमन राइट्स कह सकते हो, ईश्वर ने, क्रिएटर ने उनको कुछ ह्यूमन राइट्स दिए हैं जो कोई भी छीन नहीं सकता, किसी की सरकार भी छीन नहीं सकती। आप देख रहे हैं एनलाइटनमेंट वैल्यूज है, रूसो वाली, लॉक की जो वैल्यूज हैं वो आपको नजर आ रही है, इन्फ्लुएंस यहाँ पर। तो कहते हैं क्या अनएलिएनेबल राइट्स, अनएलिएनेबल का मतलब जो आपसे छीने नहीं जा सकते, उसमें कहते हैं लाइफ, जीने का अधिकार है, लिबर्टी, आजादी की है, और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत प्यारा सा फ्रेज उन्होंने यूज किया, परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, की अपनी खुशी से, अपनी डिग्निटी, इज्जत का जीवन जी सकें। एक साइड एनेक्डोट आपको बताता हूँ, विल स्मिथ एक बहुत अच्छे एक्टर है, मेरे फेवरेट है, जो हैनकॉक में भी है। उनकी बहुत ही प्यारी और बहुत ही इमोशनल, दिल को छूने वाली बहुत पिक्चर है, उसका नाम ही, फिल्म का नाम है द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, जो उन्होंने अपने बेटे जेडन स्मिथ के साथ दी है। मैं इसका जिक्र क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि उस कहानी के अंदर भी, वो जो अपनी कहानी सुनाते हैं उसके अंदर एक ब्लैक एफ्रो अमेरिकन की कहानी अमेरिका के अंदर, कि किस तरह से नौकरी पाता है। पर आप देखिए उस कहानी के अंदर भी वो जेफरसन के इसी कोट को, इसी डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस की जो लाइन है जो मैंने पढ़ी है, इसको कोट करता है कि जेफरसन कह रहे हैं कि खुशी को परस्यूट यानी खुशी की तलाश में ही रहना पड़ेगा, शायद खुशी मिले या ना मिले, पर हमेशा उसकी खोज में रहना चाहिए। तो खैर ये आपको दिख रहा है थॉमस जेफरसन का है। सवाल ये उठता है कि अफ्रो अमेरिकन को वो अधिकार मिलने वाले थे,
जब इन लोगों ने ड्राफ्ट किया, क्या जो स्लेव्स हैं उस समय के अमेरिका के अंदर जो अफ्रीका से लाए गए, क्या उनको भी बराबरी मिल रही है, क्या उनको भी लाइफ और लिबर्टी के, क्या उनके भी अधिकारों की बात हो रही है, ये मैं अब समझ। तो हमने देखा कि किस तरह की 150 साल की हुकूमत के बाद अमेरिका की 13 कॉलोनीज ने इंग्लैंड को यानी यूके को जंग में हराया, यानी अमेरिकन क्रांति लेकर आए, रेवोल्यूशन लाए और जंग पाली। पर मन में सवाल आता है और आना भी चाहिए, क्या अफ्रो अमेरिकन जो वहां के स्लेव्स थे, जो इंग्लैंड के स्लेव्स थे अभी तक, अब आजादी हो गई तो अब इंग्लैंड का तो कोई लेना देना नहीं है, जमीन भी गई, स्लेव्स भी उनके नहीं है, अब जो कुछ है वो अमेरिका के लोगों का, जो अमेरिका के अब राजा है, अब जो रूलर्स हैं वहां के, जो प्रेसिडेंट बनेंगे, जो पार्टीज अब उनको चलाएंगी, जो डेमोक्रेटिक सिस्टम होगा, जो पॉलिटिकल पार्टी होंगे, वो तो उनके हो गए हैं। अब क्या उन्हें भी, और उन्होंने बना लिया डेमोक्रेटिक देश, क्या उन्हें भी, उन अफ्रो अमेरिकन उन स्लेव्स को जो अभी तक इंग्लैंड के स्लेव्स थे, क्या उनको भी वही परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, क्या वही अनएलियनेबल राइट्स, क्या वही बुनियादी मौलिक अधिकार मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? इसको समझने के लिए मैं आपको बताता हूं। देखिए 1787 में हमने देखा कि अमेरिका के लोगों में 13 कॉलोनीज से 55 डेलीगेट्स 55 लोग चुनकर आए। कहां आए? फिलाडेल्फिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन में आए, यानी संविधान बनाया जाएगा। सीधी सी बात है, अगर अफ्रो अमेरिकन को उन्हें अधिकार देने हैं तो उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड करना पड़ेगा कि अब तक जो अफ्रो अमेरिकन हमारे स्लेव्स थे, जो अंग्रेजों यानी इंग्लैंड के स्लेव्स थे, हम उन्हें बराबरी के अधिकार देंगे, उन्हें वही सारे सिटीजनशिप राइट्स देंगे जो किसी बाकी गोरे अमेरिकन के होंगे। तो सीधी सी बात थी, क्या संविधान में उनके लिए कुछ प्रोविजन बनाए जाएंगे, क्या उन्हें अफर्मेटिव एक्शन दिया जाएगा, क्या उन्हें उतनी ही बराबरी दी जाएगी? तो अब पाते हैं कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। इसके पीछे क्या कारण है? जब 1787 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन बैठती है अमेरिका में, तो उसमें जो 55 लोग आते हैं, आप देखेंगे 55 के 55 लोग गोरे हैं, यानी ब्लैक्स का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव बुलाया ही नहीं गया संविधान सभा के अंदर जो संविधान को ड्राफ्ट करेगा। दुख की बात यह है, उन 55 में से जो 25 लोग थे, ये हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा कि किस रिपोर्ट में, रिपोर्ट में लिखा हुआ है क्लियरली कि उन जो 55 लोग थे, जो 15 डेलीगेट्स हैं, उनमें से 25 तो खुद स्लेव ओनर्स थे, यानी उनके खुद के ही बहुत सारे खेत थे जिन पर स्लेव्स काम करते थे। तो वो 25 लोग उन 55 में से खुद स्लेव ओनर्स हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपने बेंजामिन फ्रैंकलिन का नाम सुना होगा, वही इंसान जिसने इलेक्ट्रिसिटी की खोज की। वो कहते हैं वो पतंग पर लेकर, चाबी लेकर उन्होंने लाइटनिंग से बिजली पैदा की, द मैन हु पुल्ड आउट लाइटनिंग फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द एयर। बेंजामिन फ्रैंकलिन भी इन डेलीगेट्स में से थे और वो खुद भी स्लेव ओनर थे। तो अब देख पा रहे हैं कि जो संविधान बना रहे हैं, क्योंकि उनके खुद के वेस्टेड इंटरेस्ट है, वो खुद स्लेव ओनर्स है, तो हमें दिखता है ठीक ठीक कि स्लेव्स के पक्ष में डिसीजन होने वाले नहीं है। और यही होता है कि जब संविधान इंप्लीमेंट हो जाता है 4 मार्च को 1789 को, तो उसके अंदर आप देखेंगे कोई भी बुनियादी अधिकार, वोटिंग का राइट नहीं दिया जाता, प्रॉपर्टी ओनिंग राइट्स, कोई भी बुनियादी अधिकार हम देखते हैं कि ब्लैक अफ्रो अमेरिकन को नहीं दिया जाता। दूसरा सवाल उठता है, क्या स्लेवरी को खारिज किया गया? क्या संविधान ने, चलिए राइट्स तो नहीं दिए, पर कम से कम क्या स्लेवरी खारिज कर दी, कि स्लेवरी का सिस्टम ही खारिज कर देते हैं? आप पाएंगे जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सीधे सीधे स्लेवरी या स्लेव वर्ड्स को यूज किया नहीं गया है, यानी डायरेक्टली इस मुद्दे को एड्रेस नहीं किया गया, बहुत शांति से इस मुद्दे को टाला गया है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और ये मैं नहीं, बहुत सारे रिपोर्ट्स हैं, क्रिटिक्स हैं जिन्होंने क्रिटिसाइज किया अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। वो कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ने डायरेक्टली कुछ नहीं कहा, पर हम पाते हैं कि इनडायरेक्टली जो कॉन्स्टिट्यूशन है अमेरिका का, वो सपोर्ट करता है स्लेवरी को। अब क्या है इसमें, मैं आपको 2 कानून बताता हूं जो कि अमेरिकन संविधान में 1789 में शामिल किए गए। उनमें से 2 कानूनों का एक का नाम है 3/5 कॉम्प्रोमाइज, या 3/5 क्लॉज भी कहते हैं कई बार। एक तो कानून ये है 3/5 कॉम्प्रोमाइज, और दूसरा कानून है फ्यूजिटिव स्लेव लॉ। फ्यूजिटिव स्लेव लॉ। जो क्रिटिक्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, वो कहते हैं कि इन दोनों कानून की वजह से हमें दिखता है कि इनडायरेक्टली ही सही, पर संविधान स्लेवरी के जो इंस्टीट्यूशन है, जो स्लेवरी का सिस्टम है, उसे खारिज नहीं कर रहा है, उसको चुपचाप सपोर्ट कर ही रहा है। अब देखेंगे क्या कानून है, मैं आपको पहले कानून समझाता हूँ। 3/5 कॉम्प्रोमाइज का मतलब ये हुआ कि देखिए, अब अमेरिका डेमोक्रेसी बनकर, आप जानते हैं हर डेमोक्रेसी के अंदर चुनाव होते हैं, और चुनाव क्या होते हैं कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव चुना जाएगा। अब कितनी, कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से कितने लोग चुने जाएंगे, ये उस कॉन्स्टिट्यूएंसी की पॉपुलेशन पर डिपेंड करता है, यानी इसको कहते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। सिंपल सी बात है, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोग ज्यादा होंगे, यानी आबादी ज्यादा होगी, वहां से ज्यादा लोग चुने जाएंगे। अमेरिका में भी यही हो, आप देखेंगे भारत में भी यही है। यूपी के अंदर आप देखेंगे, उत्तर प्रदेश के अंदर जनसंख्या ज्यादा है, तो वहां से ज्यादा लोग चुनकर लोकसभा या राज्यसभा की जो सीटें हैं वो यूपी की ज्यादा है। सिक्किम के आप देखेंगे मुश्किल से एक ही होगी, क्योंकि आबादी बहुत कम है। अमेरिका में भी यही अब सवाल उठा कि भैया जो स्लेव्स की आबादी है, इनको भी काउंट किया जाएगा। देखिए
राइट्स जब देने हैं तो काउंट नहीं कर रहे हैं, उनको सिटीजन नहीं मान रहे हैं, पर उनकी आबादी को काउंट किया जा रहा है ताकि अब स्लेव्स की आबादी आप देख रहे हैं, आपको मैंने बताया था 1700 के अंदर आते आते 20% आबादी हो गई थी। तो उस समय तक जब तक आजादी मिलेगी तब आबादी और हो गई होगी स्लेव्स की। तो देख रहे हैं स्लेव्स की आबादी को वोटिंग के मुद्दे के लिए, क्योंकि उससे सीटें ज्यादा मिलेंगी, तो गिना जाने लगा। कहा जाता है कि जो सदर्न स्टेट्स हैं, जो सदर्न स्टेट्स हैं अमेरिका की, जो नीचे वाली हिस्से की स्टेट्स हैं, जैसे टेक्सास हो गई, फ्लोरिडा हो गया, उसके बाद वर्जीनिया देखेंगे, इन एलाबामा हो गया, इन सब स्टेट्स के अंदर सदर्न स्टेट्स को फायदा होने वाला था इस 3/5 कॉम्प्रोमाइज से। यानी क्योंकि उनकी स्टेट्स में आप देखेंगे स्लेव्स की आबादी बहुत ज्यादा थी, वो मैसिवली स्लेव ओनिंग स्टेट्स हैं। और आप देखेंगे यही मुद्दा आगे जाकर अभी सिविल वॉर का कारण बनने वाला है अमेरिका के अंदर, यही मुद्दा कि सदर्न स्टेट्स जो है अमेरिका की, वो जरूरत से ज्यादा लेबर फोर्स के लिए, फ्री लेबर के लिए, मुफ्त लेबर है भैया, उनको तो पैसा भी नहीं देना, तो गुलाम है आपका, कराते रहिए काम। सदर्न स्टेट्स जो है वो ज्यादा डिपेंडेंट है स्लेव्स पर, इससे उनको फायदा होने वाला है पॉलिटिक्स में भी, क्योंकि उनकी अब स्टेट्स के अंदर, क्योंकि स्लेव्स की आबादी ज्यादा है, इसलिए उनकी स्टेट से ज्यादा लोग आप देखेंगे चुनाव में, इलेक्टोरल कॉलेज एक चीज होती है अमेरिकन चुनाव में, उससे चुने जाएंगे, तो इलेक्टोरल कॉलेज में ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव वो अमेरिकन सेनेट में, पार्लियामेंट में जा पाएंगे। अब 3/5 कॉम्प्रोमाइज क्या है? 3/5 कॉम्प्रोमाइज का मतलब हो गया कि एक जो स्लेव है किसी भी जगह के अंदर, एक स्लेव को अमेरिका के गोरे के 3/5 हिस्सा माना जाएगा। यानी एक स्लेव को हम एक इंसान नहीं काउंट करेंगे, हम उसे 3/5 काउंट करेंगे। यानी आप बस समझ रहे, वो एक इंसान नहीं है, उसको 3/5 हिस्सा, उसका 3/5 हिस्सा गिना जाएगा, ना कि एक गिना जाएगा। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, किसी भी स्टेट की जितनी आबादी है स्लेव्स की, यानी ब्लैक अमेरिकन है, वो जो अफ्रो अमेरिकन है, उनको हम 3/5 ही गिनेंगे, पूरा गिनेंगे ही नहीं। तो एक तो ये हो गया कि उसको पूरा इंसान ही नहीं माना जा रहा है। सेकंड है फ्यूजिटिव स्लेव लॉ। अब देखते हैं फ्यूजिटिव का मतलब होता है जो इंसान भाग कर कहीं चला जाए। यानी फ्यूजिटिव स्लेव लॉ का ये कहना है, उसमें सीधा कानून है कि अगर किसी स्लेव ओनर का कोई गुलाम यानी स्लेव कहीं भाग कर चला गया, यानी अब मैंने आपको बताया था जो अंडरग्राउंड रेलरोड वाली कहानी है, हैरियट टबमैन वाली मैंने आपको बताई थी, वो अमेजॉन प्राइम का शो, कि बहुत सारे स्लेव्स को कितनी क्रूर अवस्था में आप उनसे काम करा रहे हैं, तो भैया भाग जाते थे अपनी जान बचाने के लिए, कि यहाँ काम कर करके इतना बदतर जीवन जीना पड़ रहा है, इस तरह से हमें ट्रीट किया जा रहा है, जानवरों की तरह सलूक किया जाता है, बेड़ियां बांध के काम कराया जाता है, कई दफा तो किस तरह से उन्हें सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया जाता है, इनसे भाग जाते थे स्लेव्स। और कहां चले जाते थे? नॉर्दर्न अमेरिका में, जहां मैंने बताया थोड़े कानून ज्यादा नर्म थे। तो फ्यूजिटिव स्लेव लॉ कहता है अगर किसी स्लेव ओनर का कोई स्लेव भाग के चला गया है, तो फ्यूजिटिव स्लेव अगर भाग के चला गया, तो वो स्लेव उसको लौटाया जाएगा। यानी आपका हक बनता है, मेरा कोई स्लेव चला गया तो मैं अखबारों में एड वर्ड दे सकता हूं अपने स्लेव को एक्सप्लेन करते कि देखिए ये मेरी प्रॉपर्टी थी, मेरे ऑब्जेक्ट है। जैसे किसी का भाई सामान खो जाए, फोन खो जाता है, किसी की भैया किताब खो गई, किसी की गाड़ी खो गई, क्योंकि वो वस्तु है, मैं ओनर हूं उसका। आप देख रहे हैं यहीं पर ये सेंस कि एक इंसान दूसरे इंसान को, बिल्कुल जो आपकी तरह ही मनुष्य है, उसकी रगों में भी वही खून बहता है, वो भी उतना ही इंसान है, वो भी उसी नस्ल का है, वो भी उसी स्पीसीज होमोसेपियंस सेपियंस का है, फिर भी मैं उसे खरीद कर ओन कर सकता हूँ, वो मेरी वस्तु की तरह है। और अगर मेरी वस्तु को चुरा कर ले गया, वो मेरी वस्तु भाग गई है, तो मैं न्यूज़पेपर में बाकायदा ऐड दे सकता हूँ कि उसको समझाता है कि इतना हाइट का था, इस तरह से दिखता था, ये काम किया करता था, पढ़ भी शायद लिख लेता है, खतरनाक टाइप का है, कहीं भी मिले तो प्लीज पकड़ के मुझे वापस देके जाइए, देने वाले को इतना इनाम मिलेगा। बाकायदा एड्स मिलती मैं ऐड कर दूंगा। किस तरह से एड्स डाली जाती थी स्लेव ओनर्स के तहत कि उनका कोई स्लेव भाग गया तो उसको बुलाया जाए, उसको पकड़ कर लाया जाए। और आप जानते हैं जब पकड़ के लाया जाता होगा तो क्या हश्र होता होगा उस इंसान का। तो ये दो कानून आपको अमेरिकन संविधान में मिलते हैं, जो दिखता है कि इनडायरेक्टली स्लेवरी के सपोर्ट में थे।